नमस्कार दोस्तों, टीटीसी जोधपुर की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड 209 ME 209 है, उससे आज हम नया टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है आपका इंटरफेरोमेट्री फ्लैटनेस टेस्टिंग। अब हमें ये लास्ट टॉपिक है हमारा इसका आपकी यूनिट का। तो इसमें क्या है कि एक सतह की फ्लैटनेस अगर जांचनी हो तो इंटरफेरोमेट्री सिद्धांत का किस तरीके से यूज़ किया जाए और जो यंत्र यूज़ किया जाएगा उसको इंटरफेरोमीटर कहते हैं। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ हम स्पष्ट करेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, यह स्पष्ट है कि एक निश्चित लंबाई में स्क्रीन पर उपस्थित फ्रिंजेस की संख्या 2 पॉइंट लाइट सोर्स के मध्य की दूरी का मापन है। ठीक है, जो कि रेखीय मापन का आधार है। भाई अभी हम कर क्या रहे हैं, एक निश्चित लंबाई में स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस की संख्या आ रही थी वो 2 पॉइंट हैं, उनके लाइट सोर्स के मध्य की दूरी का मापन कर रहे थे अपन। ठीक है, उसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं स्क्रीन और लाइट सोर्स के बीच में। जैसे अभी अपन ने फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि डी लैम्डा अपॉन में 2D फ्रिंज विड्थ है ना। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ फ्रिंज निकालें तो हम डी का मान और ये स्मॉल डी का मान भी निकाल सकते हैं। तो यदि इस तकनीक को जो मैंने पढ़ी थी उसको अधिक सूक्ष्म रेखीय मान में प्रयुक्त किया जाए तो उस मापन तकनीक को क्या कहते हैं, इंटरफेरोमेट्री कहते हैं। तो ऑप्टिकल फ्लैट एक इस तरीके का आप कह सकते हैं एक डिवाइस है जिसको अभी आगे बताएंगे अपन कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑप्टिकल फ्लैट को लेफ्ट सरफेस यानी कि स्मूथ सरफेस होती है लेफ्ट। और मैं आपको बता देता हूँ ऑप्टिकल फ्लैट क्या। ऑप्टिकल फ्लैट इस तरीके का एक देखिए सिलेंड्रिकल, यूँ समझ लीजिए ग्लास है लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी एक सतह ये होगी और एक सतह ये होगी। यहाँ से वेव जाएगी और यहाँ से इसमें से ट्रांसमिट होती हुई। तो ये ऑप्टिकल फ्लैट हमेशा वर्क पीस के ऊपर रखा जाता है जिसकी आपको फ्लैटनेस जांच करनी है। तो ऑप्टिकल फ्लैट के बारे में बस आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन अभी हाल फिलहाल बहुत है, ज़्यादा डेप्थ हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल फ्लैट यूँ समझ लीजिए सिर्फ एक ग्लास का टेस्ट ग्लास का एक टुकड़ा है जिसमें ये सतह और ये दो सतह। तो ये सतह तो ऊपर से जहाँ से आपकी प्रकाश की किरण आएगी और ये सतह आपकी उस संपर्क में रहेगी जिस सतह की यानी जिस कार्यखंड की आपको समतल यानी फ्लैटनेस की जांच करनी है। तो इस तकनीक का हम कैसे यूज़ करते हैं फ्लैटनेस का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई इंटरफेरोमेट्री कंसेप्ट को आप फ्लैटनेस टेस्टिंग में कैसे यूज़ लेंगे। तो ये देखिए, तो सर्वप्रथम करते क्या है कि ऑप्टिकल फ्लैट को लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट यानी सुपर फिनिश्ड हाईली फिनिश सरफेस जैसे गेज ब्लॉक्स हैं, गेजेस हैं, माइक्रोमीटर एनवल्स हैं, इनकी फ्लैटनेस को टेस्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब ऑप्टिकल फ्लैट को कार्यखंड की सतह पर रखा जाता है तो ऑप्टिकल फ्लैट कार्यखंड की सतह के साथ कुछ झुकाव पर रहता है। ऑब्वियस ही बात है, समतल होगा तो नहीं रहेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ फ्लैटनेस की जगह इरेगुलरिटीज़ होंगी तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होगा। तथा ऑप्टिकल फ्लैट व कार्यखंड की सतह के मध्य एक एयर का वेज बनता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। देखिए कैसे, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका ऑप्टिकल फ्लैट है, ये आपकी वो सतह है जिसकी जांच की जानी है। यहाँ ये इंक्लिनेशन यानी कोण है थीटा। तो ये जो बीच का है सारा हिस्सा, तो इन दोनों के बीच क्या है, ये इस जगह पे यहाँ सारा क्या है, हवा भरी हुई। तो ये वेज शेप यानी एक सतह तो कार्यखंड के समतल है और एक एक कोण पर है। तो ये वेज शेप एयर का कुशन है, यहाँ पे पूरी एयर भरी हुई है। तो यहाँ पे कार्यखंड की सतह के मध्य क्या है, एक एयरवेज बनता है जैसा आपको चित्र में दर्शाया गया है। तो इस डायग्राम को देखते हैं, पहले हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। मैं आपको पहले यहाँ थोड़ा अंदाज़ा देता हूँ ऑप्टिकल फ्लैटनेस कैसे चेक की जाती है, क्या होता है। होता यही है कि हम इस फ्रिंजेस के पैटर्न से पता करते हैं। जैसे ये आपको ब्राइट है, ये डार्क स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट है, ये फिर से डार्क और ये ब्राइट है। ये फ्रिंजेस का पैटर्न है। इस फ्रिंजेस के पैटर्न से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे फ्लैटनेस है या नहीं है। वो कैसे होगा, अभी आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो इस पर डिपेंड करता है कि थीटा कितना है। भाई ज़्यादा समतल होगा तो थीटा कम होगा, जितनी जितनी अच्छी फ्लैटनेस होगी थीटा उतना कम होगा। फ्लैटनेस जितनी कम होगी उतना आपको थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा और ये थीटा इसको अफेक्ट करता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई सतह समतल है या नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ये एक सोर्स होगा, लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स से मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम्स निकलेंगी, एक आपकी ये एस ये वाली और एक यहाँ से। तो ये पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के। ये पैरेलल बीम्स आपकी ऑप्टिकल फ्लैट की ऊपरी सतह पर पड़ेंगी।
ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ बिंदु ए पर पड़ी, तो बिंदु ए से ये यहाँ पे ट्रांसमिटेड होगी बिंदु बी, बिंदु बी से कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी परावर्तित हो जाएगी, और कुछ क्या है ट्रांसमिटेड हो जाएगी यानी इसके आर पार निकल जाएगी, पार होके इस एयर वाले एरिया में से यानी बी डी जहाँ एयर है इसमें से निकलते हुए कार्यखंड की सतह को टकरा कर वापस से क्या होगी रिफ्लेक्ट होकर पुनः ऑप्टिकल फ्लैट में बिंदु ई पर प्रवेश करके ट्रांसमिटेड होती हुई ऑब्जर्वर आई में ट्रांसफ़र करे पहुंचेगी। ये देखिए भाई ये बी तो क्या है ऑप्टिकल फ्लैट की निचली सतह से ही आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई, और जो कुछ हिस्सा क्या है यहाँ गया, तो ये पहुँचने के बाद ये ऑब्जर्वर आई में दिखेगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी सी और जो रे जा रही है बी सी और एक जा रही है डी ई एफ, इन दोनों में देखेंगे तो आप फेज़ डिफरेंस है, फेज़ डिफरेंस कितना है बी डी ई का। अगर ये इतना इतना हिस्सा मैं देखूं तो ये दोनों रेज मेरे को बराबर दिख रही है, लेकिन इन रेज में फेज डिफरेंस कितना है पार्ट डिफरेंस वो है आपका बी डी ई का। अब ये पार्ट डिफरेंस फिर से वही कहानी जो अभी हम पढ़ के हैं, अगर ऑड नंबर की हुई या इवन नंबर की हुई तो उस तरीके से वो फ्रिंजेस का पैटर्न उत्पन्न होगा, और इन फ्रिंजेस के बीच की दूरी से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ्लैटनेस वहाँ पे कितनी है। देखिए इसको पढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल फ्लैट की ऊपरी सतह पर जैसे ही पैरेलल बीम की मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से प्रकाश डाला जाता है, याद रखना जितना भी हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स पढ़ रहे हैं, सॉरी जितना भी इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं या जितनी भी ये चैप्टर में हम फ्रिंजेस पढ़ेंगे, लाइट सोर्स शुड बी ऑलवेज मोनोक्रोमेटिक यानी उसका वेवलेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो उससे जब प्रकाश डाला जाएगा तो सबसे पहले क्या होंगी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस उत्पन्न होंगी। अब ये मैं आपको डायरेक्ट बताता तो आपको समझ नहीं आता कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या होती है, इसलिए लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया कि पहले फ्रिंजेस क्या है, उनका पैटर्न क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। जो ऑप्टिकल फ्लैट की निचली सतह व कार्यखंड की ऊपरी सतह से परावर्तित प्रकाश तरंगों के कारण के इंटरफेरेंस के कारण उत्पन्न होती हैं। तो भाई फ्रिंजेस क्यों उत्पन्न होंगी, एक तो ऑप्टिकल फ्लैट की निचली सतह से एक परावर्तित निकल रही थी किरण, ये देखिए एक रे तो कहाँ से जा रही है ये वाली, ठीक है, और एक जा रही है ये वाली, तो इन दोनों के इंटरफेरेंस के कारण जहाँ जाके मिलेगी इंटरफेरेंस के कारण आपको फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होगा। तो होगा क्या, देखिए माना कि एक प्रकाश की किरण ऑप्टिकल फ्लैट की सतह बिंदु ए पर गिरती है। ये देखिए डायग्राम को हम यही थ्योरी के साथ दोबारा बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा वर्क पीस है और ये ऑप्टिकल फ्लैट है, ये को मान लेते हैं हम बिंदु यहाँ पे है ए, तो यहाँ पे ये लाइट आ गई। ऊपरी सतह से गुजरने के पश्चात ऑप्टिक फ्लैट की निचली सतह से प्रकाश किरण का एक भाग बीसी में परावर्तित यानी कुछ भाग ये यहाँ पे एंटर करा और कुछ भाग रिफ्लेक्टेड हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये था, ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया बिंदु आपका सी, ठीक है। और दूसरा भाग यानी जो बची हुई है वो जाएगी कार्यखंड के बीचों वायु से गुजरता हुआ कार्यखंड की ऊपरी सतह, ये कार्यखंड की ऊपरी सतह है, ठीक है, ये कार्यखंड है, ये इसकी ऊपरी सतह, ऊपरी सतह से डी ई एफ यानी अब ये हो गया डी बिंदु, ये आपका क्या है डी, ये ऑप्टिकल पर टकराया, यहाँ हो गया ई और ये सॉरी और ये इस तरीके से यहाँ हो गया ये बिंदु एफ। तो डी एफ में परावर्तित, अतः इस स्थिति स्पष्ट है कि दोनों परावर्तित किरणों में पथों का अंतर है। देख पा रहे होंगे ये इसका पथ तो ये है बी सी और इसका क्या है बी डी ई एफ, ठीक है। तो यह पार्ट डिफरेंस किसके बराबर है बी डी ई के बराबर होगा। यदि यह पार्ट डिफरेंस हाफ वेवलेंथ का इवन मल्टीपल हुआ तो ऐसी स्थिति में दोनों रेज एक दूसरे के साथ समान फेज में होंगी, वह आपको क्या मिलने वाला है ब्राइट बैंड या डार्क स्पॉट दिखाई देगा। तथा यदि यह फेज डिफरेंस हाफ वेवलेंथ का ओल्ड मल्टीपल हुआ, ऑड मल्टीपल यानी विषम संख्या हुई, जैसे कि लैम्डा बाई 2 के साथ मल्टीपल के अंदर 1 हो 3 हो 5 हो या 7 हो, इस तरह का कुछ हुआ तो आपको क्या दिखाई देगा डार्क स्पॉट दिखाई देगा, यानी वो तो ऑब्वियसली बात दोनों क्या होगी आउट ऑफ फेज होंगी, कितने डिग्री से 180 डिग्री से, ठीक है। अभी थीटा का रोल है, मैंने अभी आपको बताया था भाई समतलनेस थीटा बता देता है कि कितना समतल है या नहीं है। उससे पहले मैं आपको इस डायग्राम के अंदर दोबारा ये फ्रिंज पैटर्न दिखा देता हूँ। ये देखिए ये डायग्राम है, देख पा रहे हैं आप, ये रे आई ये वाली कुछ हिस्सा तो ये देखिए वो ऑप्टिकल फ्लैट की सतह से
परावर्तित हुआ और कुछ कार्यखंड की ऊपरी सतह से। तो इनके इंटरफेरेंस के कारण हमें दिखेगा। तो देखेंगे तो यहाँ पर बिंदु बी पर डार्क स्पॉट मैंने बनाया, यानी यहाँ पे जो ये पार्ट डिफरेंस है क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो मैंने मान लिया λ/2, इसके गुणज में 1 है तो वो ऑड नंबर है। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप इस बिंदु पर भी, तो क्या है, डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे भी जो ये पाथ डिफरेंस है ये क्या होना चाहिए, λ/2 का ऑड नंबर। यहाँ 1 है तो यहाँ हम 3 ले लेते हैं क्योंकि पाथ डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, तो ये 3 λ/2। तो इस तरीके से ये जहाँ जहाँ ऑड मल्टीपल्स है, यानी आपके हाफ ऑफ वेवलेंथ का विषम गुणांक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डार्क, और बाकी सब जगह आपको मिलेगी ब्राइट स्पॉट। तो ये जो पैटर्न बन रहा है इसी को फ्रिंज या इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं थीटा का क्या रोल है। थीटा हमें कैसे बताएगा भाई क्या है, ये देखिए, ये डायग्राम आप देखिए। तो देखिए यदि कोण ज़्यादा होगा तो फ्रिंजेस एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये है, थीटा ज़्यादा हो गया। थीटा कब ज़्यादा होगा, जब समतलनेस कम होगी, रुक्षता का मान ज़्यादा होगा। जब किसी सतह में समतल यानी फ्लैटनेस का मान बहुत कम होगा, रफनेस ज़्यादा होगी, तब वहाँ क्या होगा, ये थीटा का मान बढ़ जाएगा। तो थीटा का मान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्रिंजेस एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएगी, और हमें तुलनात्मक रूप से बता सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैटनेस का मान कम है। और यदि थीटा का मान बहुत ही कम आ रहा है तो फ्रिंजेस के मध्य की दूरी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 स्थितियाँ हैं आपको दिखाई गई है, ये देखिए, थीटा सबसे ज़्यादा इसमें है, उसके बाद इसमें कम है, सबसे कम इसमें है। तो अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो ये देखिए, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी देखिए कितनी है। इसके मध्य दूरी देखेंगे तो कुछ बड़ी, और इसके मध्य जब दूरी देखेंगे तो उसके तुलना में ज़्यादा है। तो अब इस थीटा से हम बता पा रहे हैं ना कि जिसमें सबसे थीटा कम है हमें वो पता है उसकी फ्लैटनेस तुलनात्मक सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो मैं फ्रिंज पैटर्न देखते पकड़ लूँगा कि भाई इस कार्यखंड यानी ये जो वर्क पीस मैं मेजर कर रहा हूँ उसकी इन दोनों की तुलना में फ्लैटनेस ज़्यादा अच्छी है। तो इस प्रकार से हम इंटरफेरोमीट्री का कंसेप्ट इसमें यूज़ करते हैं। तो इंटरफेरोमीट्री का कंसेप्ट यूज़ करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ NPL फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर। ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, तो NPL इंटरफेरोमीटर, ये इंटरफेरोमीट्री जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है लेक्चर्स के अंदर, इंटरफेरोमीट्री क्या है, उस कंसेप्ट को यूज़ करता है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, भाई इंटरफेरोमीट्री कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जो ऑप्टिकल फ्लैट को यूज़ करते हुए जो फ्रिंजेस बनती हैं उस फ्रिंजेस के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं भाई फ्लैटनेस कितनी है। यानी कुल मिला के हम लीनियर मेजरमेंट, जब हमको बहुत ही स्मॉल प्राइसेस लीनियर मेजरमेंट करना होगा तब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम आपने ध्यान से देखा होगा तो हम लैम्डा एक जो यूनिट ले रहे हैं दैट इज़ ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, कितनी छोटी यूनिट है। तो इतना जब हम प्रिसाइज मैनर में काम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है आपका NPL फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर। तो इंटरफेरेंस के मापन करने वाले यंत्र को इंटरफेरोमीटर कहते हैं। तो इंटरफेरोमीटर्स क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे जो बहुत छोटे रेखीय मापन में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्योंकि हम लैम्डा यूनिट यूज़ कर रहे हैं, मीटर नहीं यूज़ कर रहे, mm नहीं यूज़ कर रहे, रेखीय मापन में क्या यूज़ कर रहे हैं, लैम्डा यानी माइक्रोमीटर में हम चल रहे हैं। तो आपको सोचिए कितना प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो इंटरफेरोमीटर को स्लिप गेज की यथार्थता को वेरीफाई करने या फ्लैटनेस त्रुटि मापन में प्रयुक्त किया जाता है। यह ऑप्टिकल फ्लैट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फ्लैट अभी आपको बता चुका हूँ कि ऑप्टिकल फ्लैट क्या है। एक जब भी किसी सतह पर रखा जाएगा उस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स डाला जाएगा तो वहाँ क्या होगा, आपकी फ्रिंजेस का पैटर्न बनेगा। वो फ्रिंजेस की पैटर्न तुलनात्मक रूप से हमें बताएगी कि फ्लैटनेस कम है या ज़्यादा है, या फ्लैटनेस में कोई त्रुटि है तो वहाँ हमें पकड़ में आ जाएगी। तो ऑप्टिकल फ्लैट के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें फ्रिंजेस का ओरिएंटेशन को नियंत्रण करने की भी व्यवस्था होती है। ओरिएंटेशन यानी उसका थीटा, उसको हम घुमा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बनावट के बारे में देखते हैं। इसमें एक साधारण ऑप्टिकल सिस्टम होगा। साधारण ऑप्टिकल सिस्टम होगा, क्या क्या होगा इसमें, जो फ्रिंजेस की शार्प इमेज बनाता है जिससे यूज़र फ्रिंज को आसानी से देख सके। इसमें एक मरकरी वेपर लैंप होगा। ये देखिए सबसे ऊपर ये जो लाइट सोर्स है दैट इज़ अ मरकरी वेपर लैंप, ये लाइट सोर्स। ठीक है, ये मरकरी वेपर लैंप होगा
इसके पश्चात पिन होल होगा, इसके अंदर पिन होल का काम होगा उसको क्या कहते हैं पैरेलल बीम में बदले या पॉइंटेड बनाए। और कॉलीमेटिंग लेंस होंगे जिसकी वजह से पैरेलल बीम्स का मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जनरेट होगी, बीम प्रकाश पुंज बनेगा। और कॉलीमेटिक लेंस के पश्चात ऑप्टिकल फ्लैट लगा होगा। ऑप्टिकल फ्लैट हमेशा कार्यखंड की सतह के ऊपर होगा, कुछ इंक्लिनेशन पे होगा और दोनों के मध्य एयर वेज होगा जहाँ पे हमें फ्रिंजेस का पैटर्न ऑब्जर्व होगा। और इसके नीचे वह कार्यखंड लगा होता है जिसकी जांच की जानी है। इसमें कांच का परावर्तक यानी ग्लास रिफ्लेक्टर लगा होता है जो प्रकाशीय अक्ष से 45 डिग्री पर लगाया जाता है। ये देखिए, तो बनावट के अंदर क्या है, सबसे ऊपर तो आपका वो लगा हुआ है लाइट सोर्स, ठीक है। ये है कंडेंसिंग लेंस। ये क्या है, जो डिफ्रैक्टिव यानी ये जो खिंडी हुई डिफ्रैक्टेड यानी फैली हुई जो प्रकाश की किरणें हैं उनको ये देखिए कन्वर्ट्स करता है। कन्वर्ट्स करके ये कहाँ आ रही हैं, ग्रीन फिल्टर पर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सबसे पहले कंडेंसिंग लेंस, फिर ये ग्रीन फिल्टर, फिर ये है पिन होल। तो पिन होल के बाद आपका ग्लास रिफ्लेक्टर है। ग्लास रिफ्लेक्टर में से एज इट इज़ ये पास होने के बाद जाती हैं कॉलीमेटिंग लेंस से। तो ये जो पिन होल है ये हमेशा कॉलीमेटिंग लेंस के फोकल पे लगा है ताकि ये जो रेज आ रही हैं या जो किरणें आ रही हैं ये पैरेलल मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम बन सके जो हमें रिक्वायर्ड है ऑप्टिकल फ्लैट पे। ऑप्टिकल फ्लैट पे हमेशा ये कंडीशन याद रखनी है आपको कि पैरेलल मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ही इंसिडेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके नीचे फिर ये आपका ऑप्टिकल फ्लैट आ गया, ठीक है। फिर आपका ये वर्क पीस है, ये देखिए ये ऑप्टिकल फ्लैट, ये वर्क पीस जिसको आपको मेजर करना है, नीचे ये है बेस प्लेट। याद रखना बेस प्लेट और वर्क पीस दोनों की सतहें आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। और ये आपका आ गया ग्लास रिफ्लेक्टर। तो यहाँ से जो ये फ्रिंज का पैटर्न होगा वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे ऑब्जर्वर आई जो उसको देखेगी फ्रिंज का पैटर्न क्या है। तो ये जो सारी डिवाइस दिख रही है आपको ये एक्चुअली एक मेटल ट्यूब के अंदर ही होती है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ये सारा इस तरीके से पैक होता है लाइक दिस। और ऊपर एक लैंप लगा होता है यहाँ टॉप पर, इसके टॉप पर इसको इस तरीके से पैक कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक बस लैंप लगा होता है जो वायरली कनेक्टेड होता है। तो ये इस तरीके का सिस्टम होता है। तो देखिए इसे कार्यप्रणाली देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम मरकरी वेपर लैंप यहाँ ऊपर लगा होगा। मरकरी वेपर लैंप द्वारा से निकला प्रकाश कंडेंस्ड का मतलब क्या है कि ये जो डिफ्रैक्टेड बीम्स हैं इनको कंडेंस किया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात ग्रीन फिल्टर से गुजारा जाता है। ग्रीन फिल्टर से क्या होगा, इसको एक ग्रीन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स में बदल दिया जाएगा जिसकी वेवलेंथ फिक्स होगी 0.5 माइक्रोमीटर। क्योंकि अभी जो लाइट निकल रही है उसमें से हमने एक फिक्स लैम्डा की जो वेव है उसको चूज़ कर लिया, वो ये फिल्टर काम करेगा। तो इसको ग्रीन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स में बदल देगा जिसका जो वेवलेंथ है वो कितना है 0.5 माइक्रोमीटर। तो इसके पश्चात ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स पिन होल देख रहे होंगे आप। ग्रीन फिल्टर के बाद कहाँ जा रही है, पिन होल। ये देखिए यहाँ पे पिन होल से गुजरता है जिसके कारण ये एक इंटेंस पॉइंट लाइट सोर्स प्राप्त बनता है। बिल्कुल क्या है, एक पॉइंट सोर्स बन जाता है जो हमें रिक्वायर्ड है। इस पिन होल को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि यह कॉलीमेटिक लेंस के फोकल तल में रहे, यानी फोकल जो प्लेन होगा वहाँ स्थित रहे। वो क्यों रहे, वो इसलिए रहे ताकि ये यहाँ से गुजरने के बाद ये एक पैरेलल मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम बन जाए, पैरेलल मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इस कारण कॉलीमेटिक लेंस से एक समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि ये जो पिन होल है वो इसके फोकल प्लेन पर है। इस प्रकार पुंज को बेस प्लेट पर रखे कार्यखंड की सतह पर ऑप्टिकल फ्लैट के माध्यम से, यानी ऑप्टिकल फ्लैट के माध्यम से, ये देखिए ऑप्टिकल फ्लैट ये रहा, नीचे वर्क पीस पे डाला जाता है। इस प्रकार पुंज के गेज की सतह पर गिरने के कारण पुंज, ये जो आपकी बीम्स आ रही हैं ये वाली, ये बीम्स इस पे ऑप्टिकल फ्लैट्स होती हुई जो वर्क पीस पे गिरती हैं तो वहाँ क्या होता है, वही कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था कि कुछ पार्ट तो ऑप्टिकल फ्लैट की निचली सतह से रिफ्रैक्टेड होता है और कुछ आपके वर्क पीस की ऊपरी सतह से। तो ये इन दोनों में जब इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस बनेगी और वो फ्रिंजेस की जो विड्थ है यानी जो स्पेसिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, इन दोनों के इंक्लिनेशन पर। क्लियर है। तो इस प्रकार जो बीम है इसके गेज की सतह पर गिरने के कारण इंटरफेरेंस फ्रिंज उत्पन्न होती है। इसके पश्चात लाइट बीम को फ्रिंज, लाइट बीम, एक लाइट बीम है नीचे से रिफ्लेक्ट होगी, वो फ्रिंज इमेज कैरी करती है जिसके जो फ्रिंज इमेज, अब इसमें क्या है 90 डिग्री पर आई साइट ऑब्जर्वर है
तो उस ग्लास की वजह से रिफ्लेक्ट होती हुई वो आईसाइट ऑब्जर्वर पर पहुंचती है। तो वह ग्लास प्लेट की रिफ्लेक्टर की सहायता से परावर्तित हो 90 डिग्री कोण पर मुड़ जाती है और आईपीस द्वारा देख ली जाती है। ठीक, सॉरी। अब इसमें आप फ्रिंजेस दिखती कैसे हैं ये देखिए। ये दो डायग्राम है, सबसे पहले हम ए को एक्सप्लेन करते हैं। चित्र ए में बेस प्लेट व वर्क पीस पर बनने वाली फ्रिंजेस है। अब जब हम देख रहे हैं तो ये देखिए, ये आप क्या नीचे आई पीस से आपको इस तरीके की कुछ संरचना दिखेगी। ये तो आपका वर्क पीस है, ये इतना इतना आपका वर्क पीस है और बाकी नीचे बेस प्लेट है। बेस प्लेट का ये सर्कुलर हिस्सा ही आपको खाली दिख रहा है। क्लियर है? तो अब आप देख रहे होंगे तो इसमें फ्रिंजेस जब आप देखेंगे एक दूसरे के समांतर है और संख्या भी समान है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर है वह संख्या भी समान है। अतः इसका मतलब ये है कि दोनों के सतह एक दूसरे के समांतर हैं, वह वर्क पीस क्या है, परफेक्टली समतल है। अगर इस तरह का फ्रिंज पैटर्न आपको दिखता है या इसके नज़दीकी दिखता है तो सबसे ज़्यादा फ्लैटनेस उस सरफेस में पाई जाएगी। ठीक है, अगला पैटर्न आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत अंतर है, ध्यान से देखिए। यहाँ जब हम देख रहे थे तो इसके अंदर सब एक दूसरे के समांतर हैं। ये देखिए, इसकी फ्रिंज इसके समांतर है बेस प्लेट की और इसकी इसके समांतर। लेकिन जब इसमें देखेंगे तो वर्क पीस की फ्रिंज है, ये आपका वर्क पीस है, इसकी फ्रिंजेस और इसकी फ्रिंजेस आपस में एक दूसरे के कहीं मैच नहीं कर रही है। देखिए, जब इस तरह की अनइक्वल्स यानी असमान फ्रिंजेस उत्पन्न होंगी तब क्या है, तब ये फ्लैटनेस नहीं होगी। तो देखिए, जब बेस प्लेट व वर्कपीस पर बनने वाली फ्रिंजेस की संख्या असमान होगी, इसका मतलब ये है वर्कपीस की सतह में फ्लैटनेस एरर, यानी इसमें कोई ना कोई फ्लैटनेस से संबंधित त्रुटि होगी। ठीक है, यह जांचे जाने वाली सतह क्या हो सकती है, टेपर हो सकती है। कैसे टेपर हो सकती है? लाइक मान लो इसके अंदर आपकी बेस प्लेट अगर ये है, ये बेस प्लेट है, तो आपको जो वर्क पीस है वो कुछ इस तरीके से इसके बिल्कुल समतल। लेकिन इस स्थिति में क्या है, मान लीजिए आपकी ये बेस प्लेट है तो इसमें आपका वर्क पीस कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तब भी आपका इस तरह का फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व किया जा सकता है। फ्लैटनेस में त्रुटि होगी ना, या कोई इंक्लिनेशन आ गया तो फ्लैटनेस में त्रुटि या इस फ्रिंजेस के पैटर्न से पता लगता है। यदि नापे जाने वाली सतह में वक्रता है, वक्रता यानी कर्वेचर है, कर्वेचर यानी यह सतह या तो आपकी कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, यानी सतह या तो इस तरीके से है कॉनकेव या इस तरीके से है कॉन्वेक्स। तो इस तरह की यदि होगी तो फ्रिंज पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके का आपको ऑब्जर्व होगा। ये तो बेस प्लेट पर बनने वाली फ्रिंजेस हैं और ये आपकी वर्क पीस की, तो वर्क पीस में वक्रता है, इसलिए आपको फ्रिंज का पैटर्न देख रहे होंगे, इसमें भी आपको वक्रता दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपका एनपीएल इंटरफेरोमीटर है जिसके द्वारा हम फ्लैटनेस की टेस्टिंग करते हैं।